एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वाली यूनिट के जो क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली नेट जीआरएफ के लिए तो सबसे ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ओके, सो इसमें हम आज न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एक दिन तो करेंगे पीवाईक्यू और एमसीक्यूज और एक दिन हम करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं हमारी कंटिन्यू सीरीज, एक एक टॉपिक को डिटेल में, ताकि दोनों चीजें साथ में चलती रहे और पीवाईक्यू के और एमसीक्यूज के थ्रू आप अच्छे से सब कुछ कवर कर पाए और आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपने कितना याद किया है और आपको पता चले कहाँ से क्या चीज आ रही है। तो इसमें हमारे आज की फर्स्ट यूनिट रहेगी बिजनेस इन्वायरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं इसी की प्लेलिस्ट में जो हम डिटेल्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में एड ऑन कर दूंगी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि the rights of consumer and enunciated under section 6 of the Consumer Protection Act 1986 includes, यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, हमने इसे पढ़ा भी है डिटेल में, आप देख सकते हैं क्लासेस को। तो उसका 6 है, सेक्शन 6 किसकी बात करता है? कंज्यूमर के राइट्स की। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से राइट्स बताए गए हैं उन्हें हमें देखना है और पता लगाना है कि कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ये बात करता है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो राइट्स है उसमें इसकी बात है की जाती। टू बी assured competitive price and low cost quality products and सर्विसेज, तो इसकी बात राइट्स ऑफ कंज्यूमर में नहीं की जाती है। टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल सर्विस द ड्यू कंसिडरेशन एट द एप्रोप्रिएट फोरम, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। टू बी प्रोटेक्टेड फॉर मल्टीपल यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी, इसकी बात यहाँ पर नहीं की जाती है। टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यस, इसकी बात भी यहाँ पर की जाती है। तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, सी एंड ई, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ऑफ कोर्स राइट्स में ये चीज आएगी कि हम प्रोटेक्ट किए जाए, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले? गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट, कि हमें कुछ भी ऐसी चीज ना मिले जो कि हमारी लाइफ के लिए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए खतरे वाली हो। ठीक है, सेकंड ये बढ़ा हमने सी वाला, इसमें इंटरेस्ट, सर्विस, द ड्यू कंसिडरेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए और क्वालिटी और इन सब का उन्हें इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तो इन सब की इसमें बात की जाती है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022। नाफ्टा को रिप्लेस करके कौन सा आया है हमें ये बताना है। क्या वो क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उसम का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या ट्रांसलैंटिक ऑर्गेनाइजेशन है? सो यहाँ पर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा उसम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें बताए गए हैं कॉर्पोरेशन बताए गए हैं और एसोसिएशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईडीए, आईएफसी है एंड आईबीआरडी के बारे में बताया गया, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स के बारे में बताया गया है। अब आपको बताना है कौन सा है। वैसे आपको मैं बता दूं ये चारों ही किसके अंदर आते हैं? ये चारों आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। क्या रहेगा आंसर? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आईएफसी आया था 1956 में, आईडीए आया था 1960 में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आया था 1967 में और आईबीआरडी आया था 1944 में। तो इसके अकॉर्डिंग
आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर 4। तो ये है हमारा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्पेशली इनके लिए, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एफडीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज लार्जली बीन, एफडीआई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कहाँ पर लार्जली मतलब कहाँ उसका ज्यादा वो बोलते हैं ना, ज्यादा ले रही है, मतलब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इन केस हम इसे बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पे इसका पोर्शन कहाँ पर है। तो क्या वो रिसोर्स सीकिंग पे है, एफिशिएंसी सीकिंग पे है, मार्केट सीकिंग पे, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे? तो इसका आंसर होगा मार्केट सीकिंग, मार्केट सीकिंग की ओर, यानी कि एफडीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज लार्जली बीन मार्केटिंग मार्केट सीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई करने हैं हमें प्रिंसिपल्स डब्ल्यूटीओ के, कि डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट, जी हाँ ये बिल्कुल है। बेनिफैक्टरी एंड रिस्क साइलेंट, ये नहीं बात करता है प्रिंसिपल में। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पे बात करता है। बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल पे बात भी करता है, ठीक है, बट ये, और लास्ट क्या बता रहा है ये, प्रोटेक्टिव एंड बी इन्फॉर्मेट, इस पे बात ये नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए ए सी डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है डब्ल्यूटीओ के मेंबर में कौन कौन नहीं है। तो देखेंगे हम, चाइना, रशिया, ईरान, ताइवान की बात कर रहा है, तो चाइना तो है, रशिया भी है, ताइवान भी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ईरान, ईरान नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इसे हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। असर्शन में बताया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है प्ले कर रही है इंक्रीजिंग, ठीक है, रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और कंट्रीब्यूट भी कर रही है हमारी सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंट शेयर कंट्रीब्यूट भी कर रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे, बिल्कुल सही बात है। और इससे एम्प्लॉय जनरेट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड रीजन क्या है, substantial increase in the magnitude of capital inflows have remarkably improved the BOP and foreign exchange reserve position, ये भी बिल्कुल सही बात है कि कैपिटल इनफ्लो हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, हमारा इंप्रूव हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन। बट क्या ये इसका रीजन है? क्या लगता है आपको, इसका रीजन क्या ये है कि ये चीज बताने से हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉय जनरेट हो रहा है क्योंकि बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंप्रूव हो रहा है? जी नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इन्हें देखेंगे। यहाँ पे कुछ बताया गया है, अगर आपको इन्हें डिटेल्स में देखना हो, पढ़ना हो, तो मुझे बता दीजिएगा, इन्हें हम अच्छे से भी बता देंगे, वरना इनके सिर्फ नाम से ही पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में बताना है किसने कौन सा दिया है। तो जैसा कि डेविड रिकार्डो ने कौन सा दिया है, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, ठीक है, यानी कि थर्ड, ये दो ऑप्शन गायब हो जाएंगे, हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। माइकल पोर्टर ने दिया है कंपिटिटिव एडवांटेज, एडम स्मिथ ने दिया है एब्सोल्यूट एडवांटेज, और एक्चुअल नॉलिन ने फैक्टर एंडरमेंट थ्योरी, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो कि हमने अभी लास्ट ही क्वेश्चन किया है
के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंक्लूड होता है, ठीक है, ये इंक्लूड होगा, यानी कि आईएफसी तो आता है, हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO भी नहीं आता है। मीगा आता है, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और आईडीए भी आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडीई, यानी कि हमारा आंसर है यहाँ पे 4th नंबर, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे सीक्वेंस पूछा है मेंबर इकोनॉमीज, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और कॉमन मार्केट। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, जैसे कि आपको याद होगा, क्या है इसकी ट्रिक, मैंने बताया था फटाफटा, फटाफटा CUCM, यानी कि पटा मीन्स सबसे पहले आ जाएगा डी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फटा यानी कि फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ए, फिर उसके बाद में CU मीन्स कस्टम यूनियन यानी कि C, उसके बाद में आता है हमारा CM यानी कि कॉमन मार्केट, तो E, और लास्ट में हमारे पास बच जाता है EU यानी कि B, तो यानी कि DACEB, यानी कि हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का होगा 3rd, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी इजी ट्रिक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, CSR से क्वेश्चन रिलेटेड है। CSR इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So, corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to, किसकी में कंट्रीब्यूट करने की बात होती है CSR में, तो देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, कौन कौन से इसके अंदर आते भी हैं। तो सबसे पहले ये बात करा पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन, बिल्कुल भी ये नहीं आता है। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी CSR के अंडर आता है। बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, ये भी आता है। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग, ये नहीं आता है। एंड स्पॉन्सरिंग, डोनेटिंग, सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये बिल्कुल आता है। यानी कि हमारा यहाँ पे हो गया B, C एंड E, यानी कि हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पे क्वेश्चन का 2nd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बात कर रहा है टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिटी टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक वाली बात है, क्वेश्चन काफी थोड़ा ओल्ड आ चुका है, बट हाँ हम इसे देख लेंगे। किसमें अपॉर्चुनिटीज जो टेक ओवर हुई डोमेस्टिक फर्म्स में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, तो जो FDI था, कंट्री डेट शेयर बॉर्डर विद इंडिया इज अलाउड, जो FDI में जो किसके थ्रू अलाउ किया गया कोविड-19 के टाइम पे, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर इजीली मैं बता देती हूँ, गवर्नमेंट रूट के थ्रू FDI को फॉलो किया गया था कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। The resource seeking FDI moves to a country where, जो रिसोर्स सीकिंग FDI होती है वो किसकी ओर, किस कंट्री की ओर मूव करती है, आप देख के बताइए किस कंपनी की ओर मूव, कंट्री की ओर मूव करेगी वो। क्या वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हेल्प करेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज की इंप्रूव कर दे एफिशिएंसी, उनकी ओर मूव करेंगे, या जिनकी साइज या मार्केट लार्ज होगा उनकी ओर करेंगे, या जिनके पास रॉ मटेरियल एंड मैन पावर अच्छी मात्रा में होगा उसकी ओर करेंगे, या जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी प्रोडक्ट
प्रोडक्टिविटी के। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए कि जिसके पास में रॉ मटेरियल एंड मैन पावर काफी मात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं एफडीआई की बात हो रही है। एफडीआई में फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं फॉरेन लोगों के पास में एफिशिएंसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसकी कुछ कमी नहीं है, तो इसके लिए तो उनको कहीं पे मूव करने की नीड ही नहीं है। जिनके पर कैपिटल इनकम साइज उनके पास काफी कुछ होता है, लार्ज मार्केट होता है, कैपिटल इनकम की उनके कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, तो इसके लिए नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी में टॉप पे रहता है, इसलिए इनको इसमें भी जाने की जरूरत नहीं। बट इनको किसकी नीड होती है? इनको रॉ मटेरियल की नीड होती है, मैन पावर की बहुत ज्यादा मात्रा में नीड होती है, इसलिए ये इस ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रेटन वुड्स रिजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ब्रेटन वुड्स रिजोल्यूशन क्यों आया था? ठीक है, किसको फॉर्मेशन करने के लिए लाया गया ब्रेटन वुड्स रिजोल्यूशन? ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा आईएमएफ। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डोंट जज माय राइटिंग, इसमें अच्छे से लिखने में नहीं आता है। केट नहीं है, अंकटाड भी नहीं है और डब्ल्यूटीओ भी नहीं। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड एज अ transaction other than a capital account transaction and without the prejudice to the generality of foregoing such transaction includes। यानी कि जो टर्म है करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की, क्या डिफाइन करता है? ये ट्रांजेक्शन जो कि अदर देन होते हैं कैपिटल अकाउंट के, और जो विदाउट जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग होते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में, इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो हमें ये बताना। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, इसको किया जाएगा, इसे नहीं किया जाएगा। पेमेंट ड्यूज एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसे किया जाएगा। करंट अकाउंट समझ रहे हैं आप, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही। रिमिटेंस एंड रिमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रोड, क्या ये आएगा? जी ये बिल्कुल आएगा। बोरोइंग और लैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन रुपीस, ये नहीं आएगा। करंट अकाउंट की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसे देख लेंगे। मैंने ये पीवाईक्यूज निकाले, तो आप समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है होने वाला है। ठीक है, सो इसमें भी वही ट्रिक हम करेंगे, फटाफटा सी यू सी एम ईयू पीयू, ठीक है, फटाफटा सी यू सी एम ईयू पीयू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट दिया हुआ नहीं है, फ्री ट्रेड से ये स्टार्ट हुआ, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में ये बात कर रहा है सी यू यानी कस्टम यूनियन, यानी कि ए। सी एम कॉमन मार्केट डी, इकोनॉमिक यूनियन सी, और पॉलिटिकल यूनियन यानी कि ई, बी ए डी सी ई, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फिर से वो चीज आ गई है, मैंने बताया है ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 में हुई थी। गेट कब स्टेब्लिश हुआ? 1948 में। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट 1974 में हुए और डब्ल्यूटीओ रिप्लेस्ड किया गया। डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया गेट को, कब किया? 1995 में, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1944 में आया ब्रेटन वुड्स,
गेट आया 48 में, 1948 में। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट हमारे 1974 में है और WTO कब आया? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सिगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ। आपको क्या लगता है कि जो एक ऑटोमोबाइल्स किस बेसिस पे सिगमेंट होने की नीड है? तो इसे हम देखेंगे। क्या उसे बाइंग बिहेवियर देखना चाहिए कस्टमर का? जी उसे बिल्कुल देखना चाहिए। उसे साइकोग्राफिक एरिया देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। ज्योग्राफिक एरिया वो भी देखना चाहिए और डेमोग्राफिक एरिया भी उसे देखना चाहिए। मार्केट कैप्चर करने के लिए ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स बताई गई है। Monetary policy causes a deliberate change in government revenue and expenditure with a view to influencing the pricing level and quantum of national output। तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी किस इस पे बात करती है क्या? चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे, और व्यू इन्फ्लुएंसिंग जो प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्वांटम नेशनल आउटपुट पे। तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करती है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी इस पे बात नहीं करती है। सेकंड देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। फिस्कल पॉलिसी इस पे बात करती है, फिस्कल पॉलिसी भी इस पे बात नहीं करती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे? दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। आपने नोटिस किया ये दोनों एक दूसरे की एक्सचेंज कर दी गई है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी को ही बताया जाता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सचेंज जो चेंज होता है उन सब के बारे में, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो रेगुलेट करती है हमारे मनी सप्लाई और कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिलेटेड है कैरोल मॉडल से। तो कैरोल मॉडल में हमसे पूछा गया है जो इसके 4 लेवल है CSR के, वो क्या है? इसकी ट्रिक होती है पहले। ठीक है, पहले इसकी ट्रिक होती है, यानी कि इसका आंसर अगर ये सीक्वेंस में पूछता है तो पहले, बट ऐसा नहीं है कि तो इसने सीक्वेंस नहीं पूछा है बट सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम पहले के थ्रू याद रखते हैं। तो वैसे इसका आंसर P4 क्या होगा, E4 क्या है, L4 क्या है, E4 क्या है, उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे P4 होता है फिलेंट्रोपिक, E4 होता है इकोनॉमिक, L4 होता है लीगल, E4 होता है एथिकल, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिलेंट्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कवर किया PYQs और MCQs को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।